जय हिंद फ्रेंड्स। आज आपको इतिहास के बारे में बताएंगे जो क्लास 8 की एनसीईआरटी पहला चैप्टर है। ठीक है, 8 की एनसीईआरटी का पहला चैप्टर है जिसमें से हम 7वां का खत्म कर दिए हैं, 8वां आज पढ़ाएंगे। हम कैसे, कब और कहाँ के बारे में इस चैप्टर में हम जानेंगे, कैसे और कब के बारे में जानेंगे। ठीक है, आइए हम समझते हैं एक एक करके, एकदम सरल भाषा में आपको समझाएंगे तारीखें कितनी महत्वपूर्ण होती हैं। तारीखें जो होती हैं यह कितनी महत्वपूर्ण होती हैं। तारीखें वैसे बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। हम आपके जीवन में कुछ तारीखें ऐसी होती हैं काफ़ी महत्वपूर्ण मानी जाती हैं। जैसे कोई भी व्यक्ति हुआ, किसी घटना को लेकर, किसी या खुशी या माहौल हो या दुख का माहौल हो, तो कुछ तारीखों को याद करते हैं। मगर हम ये देखते हो हम सभी तारीखों को इतना याद करने की कोशिश नहीं करते हैं। ठीक है, तो कुछ तारीखें जो होती हैं हम याद करते हैं, कुछ तारीखों को नहीं याद करते हैं। जो हमारे अच्छे या बुरे वक्त में होता है वो तारीखों को हम लिखने की कोशिश करते हैं और याद करने की कोशिश करते हैं, और तारीखों को याद नहीं करते हैं। तो इसमें कहने का मतलब यही होता है। इसीलिए इतिहास जो बताता है, इतिहास जो है अलग अलग समय में आने वाले बदलावों के बारे में बताता है हमें। जैसे अतीत में क्या था, अतीत में क्या इतनी परिवर्तन हुए, पहले कितना परिवर्तन हुआ, आज कितना परिवर्तन हुआ, इनके बारे में समझाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो जब हम ये सब बारे में समझते हैं तो इतिहास जो होता है, तारीखें जब लिखने की कोशिश बातें होती हैं, तो हम आप समझते हैं कि जब कुछ चीज़ें आज भी 100% नहीं लिखी जा सकती हैं तारीखें, कुछ चीज़ों को लंबा प्रोसेस किया जाता है। लंबा प्रोसेस मतलब हम आप जैसे एक व्यक्ति जो होता है, जैसे एक व्यक्ति जो होता है, एक व्यक्ति जो है अगर कहीं जा रहा है, मान लीजिए कहीं अगर जा रहा है, जैसे कि रेलगाड़ी या तो कहीं बैठा है, चाय पी रहा है या फिर अखबार पढ़ रहा है, ठीक है, ये सब अगर कर रहा है, जैसे कि हम आप कहीं भी जाते हैं, जैसे रेलगाड़ी होगा और अपनी बाइक हो गई, साइकिल हो गया, जब चलते रहते हैं या कुछ, तब हम हमारे दिमाग में ये सोच आ जाती है कि यह इसका इतिहास क्या रहा होगा, ये कब बना होगा। मगर ये हम समझते हैं कि जैसे कि ये एक दिन का प्रोसेस तो हुआ नहीं होगा, मगर धीरे धीरे इसका प्रोसेस होने लगा था। कोई निश्चित डेट हम आपको निकाल कर नहीं दे सकते हैं। ठीक है, जैसे रेलगाड़ी का निर्माण पहले इसका भी शुरू हुआ होगा, पहिया का आविष्कार हुआ होगा, उसके बाद धीरे धीरे बैलगाड़ी से खींचा जाता रहा, उसके बाद धीरे धीरे इंजन लगाया गया, इंजन से लगा के धीरे धीरे करके इसका विकास होने लगा था। वही हम समझते हैं ये चाय का भी ऐसा ही निर्माण हुआ होगा। क्योंकि चाय जब कहा जाता है कि चाय को कुछ लोग जंगल में गए होंगे और भाई वहाँ पे संभवतः ही वहाँ कुछ पौधे पाए होंगे। जब पौधा पाए होंगे तो उसको थोड़ा सा किसी कारणवश थोड़ा बहुत खाए होंगे, थोड़ा बहुत कुछ करे होंगे, पिए होंगे, तो थोड़ा स्वादिष्ट रहा होगा, तो उसको उबाल के पीने लगे होंगे। धीरे धीरे करके उनको जब वो अच्छा लगने लगा तो वो काफ़ी लोग खाने पीने लगे, तो इसीलिए इसका निर्माण काफ़ी समय से माना जाता है। वही अखबार है, आज की हम आप टेलीविजन के बारे में, ये सब बारे में देखते हैं, सुनते हैं, टीवी में देख लेते हैं और अखबार भी पढ़ते हैं, तो इसका भी एक लंबा प्रोसेस रहा होगा, धीरे धीरे इसका आविष्कार हुआ होगा। तो इसीलिए कह सकते हैं कुछ चीज़ें जो होती हैं हम 100% नहीं बता सकते हैं, मगर कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो कुछ हद तक सही बताई जा सकती हैं। जैसे कि हम समझते हैं राजा का युद्ध हुआ और राजा के पुत्र का जन्म मान लीजिए हुआ। ये जन्म हुआ, इनकी ताजपोशी कब हुई, मतलब राजा सिंहासन पर कब बैठा, कितने युद्ध लड़े, कितनी संधियां की, ये सब चीज़ें हम 100% करके बताने की कोशिश करते हैं, बता सकते हैं। ठीक है, कुछ चीज़ों को हम नहीं बता पाएंगे। ठीक, तो वही समझते हैं हम। आइए हम इसमें हम समझते हैं, ये वाले समझेंगे। दूसरे में हम क्या समझेंगे, इसमें हम समझेंगे कौन सी तारीखों को कैसे लिखें, कौन सी तारीखों को हम कैसे लिखने की कोशिश करते हैं, तारीख लिखने का क्या पैमाना होता है, इसके बारे में समझते हैं।
कुछ तारीखें महत्वपूर्ण, जैसा कि हम आपको बता चुके हैं, कुछ तारीखें हम जब महत्वपूर्ण मानकर चलते हैं, कुछ लिखने की कोशिश करते हैं, कुछ हम नहीं लिखते हैं, जो हमारे जीवन की घटनाओं के बारे में मतलब कह सकते हैं उस क्षेत्र में उस समय कुछ नहीं हुआ, या हम नॉर्मल सैंपल समझते हैं। जैसे कि आज हमारी तारीखें, डेट तारीख अगर बीता जा रहा है तो हमें सभी चीज़ों को याद करने की कोशिश हम लोग नहीं करते हैं, ठीक है। जो हमारे जीवन में अच्छा या बुरा होती है उसी को ज़्यादा याद करने की कोशिश करते हैं, सिंपल बातें, ठीक है। और वही हम समझते हैं, कुछ उदाहरण के लिए हम समझते हैं, जैसे ब्रिटिश इतिहासकार जो थे वह आखिरी मतलब शुरू से वारेन हेस्टिंग्स से लेकर आखिरी वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन तक की इनका इतिहास जो थे वह धीरे धीरे करके वह कह सकते हैं वो काफी लिखने की कोशिश किए थे, जैसे, ठीक है। इतना समझ में आया आपको? ये जो इतिहास जब लिखने का बात आती है इसका एक पैमाना होता है, ठीक है। एक पैमाना होता है। क्या पैमाना होता है? क्या पैमाना? तो यही पैमाना होता है कि कुछ चीज़ें जब होती हैं हम लिख सकते हैं, कुछ चीज़ों को नहीं लिखने की कोशिश करते हैं। जैसे कि कुछ लोग कुछ महत्वपूर्ण समझते हैं, जैसे लेखा जोखा रखना, सरकारी काम में लेखा जोखा रखना, ये सब लिखने की काफ़ी कोशिश करते हैं, ठीक। वही हम समझते हैं, एक एक करके हम ये छोटा चैप्टर है, हम ऐसे बताएंगे आपको, ठीक। हम इसको समझते हैं। तीसरा में क्या है? तीसरा में हम क्या समझते हैं? हम अवधियों को कैसे तय करें, हम अवधियों को कैसे तय करने की कोशिश करते हैं, ठीक। अवधियों को कैसे तय करते हैं? जैसे कि 1817 में स्कॉटलैंड के अर्थशास्त्री जो थे जेम्स मिल, मतलब 1817 में स्कॉटलैंड के अर्थशास्त्री जो थे वो उनका नाम था जेम्स मिल। जेम्स मिल जो थे, जेम्स मिल इनका एक कह सकते हैं एक इतिहासकार थे, ठीक। 1817 के में ये एक इतिहासकार थे जो स्कॉटलैंड के थे, अर्थशास्त्री और राजनीतिक इनको माना जाता है, ठीक है। ये इनका मतलब कह सकते हैं ये इतिहास को लिखने का काम किए थे। हिस्ट्री ऑफ इंडिया एक इनकी पुस्तक का नाम है, जो भारत को तीन इतिहास कालखंडों में ये बांटे हैं, ठीक है। आ रहे हैं, चलो आ रहे हैं, ठीक है। ये इतने में मिले हुए हैं, ठीक। इनका जेम्स मिल का इतिहास जो था वह 3 जिल्दों में बांटे गए थे। जैसे कह सकते हैं कि एक पहला था क्या था? पहला हिंदू, दूसरा क्या था? एक मिनट, दूसरा था मुस्लिम था, और तीसरा था ब्रिटिश। था, ठीक है। ब्रिटिश इंडिया का इतिहास इनका यह मानना था कि जैसे कि ब्रिटिश इनके शासनकाल में मतलब कह सकते हैं जब लिख रहे थे, कह रहे थे कि जैसे हम अंग्रेज आने से पहले यहाँ लोग हिंदू और मुस्लिम का इतिहास माना जाता था। क्या?
तीन जिल्दों में बांटे हैं। पहला क्या था, हिंदू मुस्लिम ब्रिटिश, ठीक है। ये इनका शासनकाल मतलब 3 भागों में बांटा गया थे। मतलब इंडिया के लोग क्या था, यहाँ हिंदू मुस्लिम करके इतिहास चलता था, यहाँ लोग असभ्य माने जाते थे। इनका ये मानना था लोग यहाँ के काफ़ी असभ्य लोग रहते हैं, यहाँ के अशिक्षित हैं। हम इनका ये भी मानना था, इनका जेम्स मिल जो थे, जेम्स मिल मान लीजिए ये जो थे इनका मानना था कि पूरे भूभाग पर मतलब पूरे भूभाग पर इनको कब्जा कर लिया जाए, पूरे भूभाग पर कब्जा कर लिया जाए और इन्हें जो था इन्हें सभ्यता का पाठ पढ़ाया जाए। अब बताइए, ये एक इतिहासकार जेम्स मिल ने कहा है। बताइए, ये इंडिया के प्रति इतना ज़्यादा वो रखते थे, भारत के प्रति ये लोग मतलब एक असभ्य समझते थे। इनको ये मानना था कि इनके पूरे भूभाग पर कब्जा कर लिया जाए, इन पर शासन हम चलाएं, हम रहें और उसके बाद यहाँ के लोगों को हम सभ्यता का पाठ पढ़ाएं, सिखाएं, ठीक है। ये बारे में ये कहते हैं। इनका इतनी गंदी सोच रही होगी उस समय। तो वही कहते हैं जेम्स मिल। ये ध्यान देना, ये 1817 में स्कॉटलैंड के अर्थशास्त्री और राजनीतिज्ञ थे जो इन्हें इतिहास को 3 भागों में बांटा था, हिंदू मुस्लिम और ब्रिटिश भारत का इतिहास, ठीक है। ये 3 जिल्दों में बांटे थे और इनका मानना था कि पहले लोग यहाँ जब रहते थे तो यहाँ हिंदू मुस्लिम का ही इतिहास रहा था और यहाँ पे लोग असभ्य माने जाते हैं, अशिक्षित हैं। ये कहते थे कि पूरे भूभाग पर कब्जा कर लीजिए, मतलब ये कहते थे पूरे भूभाग पर कब्जा कर लीजिए, इनको सभ्यता का पाठ पढ़ाया जाए, ठीक, इनको सभ्यता का पाठ पढ़ाया जाए। ये सब बारे में ये बताए हुए हैं। इनकी किताब का नाम आप समझिए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया है, हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया है, ठीक है। आइए हम समझते हैं औपनिवेशिक काल क्या होता है। औपनिवेशिक काल के बारे में हम आप समझते हैं जब एक देश दूसरे देश पर आक्रमण करता है या उस पर लिखते हैं। जब एक देश दूसरे देश पर कब्जा कर लेता है तो उसे ठीक है औपनिवेशिक काल तो नहीं कह सकते हैं हम फिलहाल, औपनिवेशिक कह सकते हैं। औपनिवेश मतलब कह सकते हैं, और इसका मतलब यह होता है जब एक देश दूसरे देश पर अपना कब्जा कर लेता है, उनकी अर्थव्यवस्थाएं और राजनीतिक और इनकी आर्थिक संस्कृति के बारे में बदलाव करता है, तो उन्हें औपनिवेशिक काल कहा जाता है, औपनिवेशिक कहा जाता है। औपनिवेश मतलब वहाँ पर रहकर अपनी मतलब जनता पर कब्जा कर लिए, वहाँ पर रहने लगे, अपना उपनिवेश मतलब वहाँ पर रह के और धंधा बिजनेस व्यापार ये सब करने लगे, उन्हें औपनिवेशिक काल कहा जाता है। सिंपल भाषा में ये समझिए, किसी भी देश पर दूसरी देश पर आक्रमण करके, किसी भी देश को एक दूसरे पर आक्रमण करके उस पर कब्जा कर लेना, उस पर आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक कई तरीकों से बदलाव को चेंजिंग करना, उसे औपनिवेशिक कहा जा सकता है, ठीक है। इतना आपको समझ में आया होगा। आइए हम समझते हैं ये हम स्रोतों को किस तरह जान सकते हैं। हम स्रोतों को किस तरह जान सकते हैं, स्रोतों को मतलब कहते हैं साक्ष्य को हम किस तरह समझ सकते हैं, किस तरह जान सकते हैं। जैसे हम समझते हैं आज से हम 250 सालों के बीच के इतिहास को हम जानने की अगर कोशिश करते हैं तो सबसे बड़ा साक्ष्य क्या होता है। सबसे बड़ा साक्ष्य ये होता है प्रशासनिक अभिलेख तैयार करना, जो अंग्रेज ने काफ़ी तैयार किए थे, ठीक है। काफ़ी लिखने पढ़ने के प्रति वो ज़्यादा केयर करते थे, किसी भी चीज़ को रखने के लिए मतलब लिखित रूप रखने के लिए वो ज़्यादा कोशिश करते थे। इसलिए कहते हैं कि सबसे ज़्यादा साक्ष्य 250 वर्षों का
250 वर्ष का अगर इतिहास स्रोत अगर रखना है, स्रोत को अगर हम देखें तो यह लगभग कह सकते हैं कि सरकारी आंकड़ों पर ज़्यादा यह ध्यान दिया जाता है, क्योंकि अंग्रेजों का यह मानना था कि इनको मतलब लिखा जाए, लिख कर रखा जाए, जिससे कि इन्होंने अंग्रेज ने जो थे ये संग्रहालय बनवाए, संग्रहालय, तहसील और के बाद जिला कलेक्टर ऑफिस बनवाए और कमिश्नर सचिवालय, ये सब पूरी चीज़ इन्हीं कहते हैं दस्तावेज रखने के लिए ये बनवाए थे। जैसे कह सकते हैं कि जैसे तहसील हो गई, तहसील हो गया, सचिवालय बनवाए थे, ऐसे से कई चीज़ों को ये बनवाने का काम किए थे। कचहरी हो गई, जिसे आज हम देखते हैं, कचहरी जाते हैं, देखते हैं ना, कम से कम अंग्रेज जो थे ये काफ़ी कुछ हद तक कुछ काम जो अच्छा किए थे, सब बुरा ही नहीं किए थे। इसीलिए कहते हैं कोई भी व्यक्ति हो उनकी कुछ जितनी बुराइयां होती कुछ ना कुछ तो अच्छाइयां होती हैं। इसीलिए कुछ काम जो किए हैं अच्छा भी किए हुए हैं। जैसे ये सब आंकड़ा मतलब रखने के लिए, जो लिखित सामग्री रखने के लिए इनका यह मानना था कि अगर हम लिख के रखेंगे तो वह हम ज़्यादा दिन तक मतलब देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। और जो ये मौखिक रूप से रहेगा उसको हम लिख पढ़ नहीं सकते हैं, मतलब हम अब बाद में हम समझ नहीं सक पाएंगे। और कोई अगर बताएगा मौखिक रूप से रहेगा, एक बात रहेगा तो चार बात बढ़ा के बता देगा, ठीक है। तो इसीलिए लिखने के लिए, रखने के लिए कोशिश ज्यादा करें नहीं रहे। सचिवालय में बनवाए हैं, मतलब कई कोई चीजों में बनवाए हुए हैं। और वही हम समझते हैं ये संग्रहालय, अभिलेख और संग्रहालय भी बनवाए हैं जो संग्रहालय, अभिलेख संग्रहालय ये भी बनवाए हैं। जो ये अभिलेख और ये जो ये होता है अभिलेख और चिल्ला रहे हैं, अभिलेख और संग्रहालय, इसमें इसमें अभिलेख जो होता है, अभिलेख में वह लेख लिखा जाता है, रखा जाता है, जो लिखित लेख रहता है। संग्रहालय में वह साक्ष्य रखा जाता है, जैसे कि प्राचीन काल की हमारी मूर्तियां हो गई, पेंटिंग हो गए, उनकी कुछ कुछ कोई साक्ष्य हो गया, जैसे मोहनजोदड़ो से हुआ, ये अलग अलग क्षेत्र को मतलब रखा हुआ, जो लिखित ना हो वो संग्रहालय कहा जाता है, रखा जाता है। जो लिखित होता है वो अभिलेख होता है, ठीक है, इतना समझ। अभिलेखागार जो रखा जाता है, ठीक, इतना समझ में आया आपको। ये सब बनवाए हुए थे 19वीं शताब्दी में। ये 19वीं शताब्दी में ये क्या है कि ये मतलब बनवाने का काम लोग ज्यादा किए हुए थे। 19वीं शताब्दी मतलब क्या होता है कि लगभग ये नई दिल्ली का जब निर्माण हो रहा था, नई दिल्ली का निर्माण हो रहा था, तो इधर ही लिखते हैं, संग्रहालय और क्या बनवाए थे, अभिलेखागार, ठीक है। ये दो चीज कब बनवाए हुए थे? ये 19वीं शताब्दी में बनवाए हुए थे, 19वीं शताब्दी में बनवाए थे, जिसमें जिसमें जब नई दिल्ली का निर्माण हो रहा था तब बनवाए थे। ये बनवाए थे दिल्ली में, नई दिल्ली के निर्माण में, नई दिल्ली। चलो जगह नहीं है, दिल्ली के निर्माण
बनवाए थे। और ये जब कहाँ बनवाए थे, नई दिल्ली के निर्माण जब बनवाए थे, ये दोनों संग्रहालय बनवाए थे, वायसराय जो वहाँ के अधिकारी जो रहते थे वो अपने व्हाइट हाउस मतलब कह सकते हैं वहाँ रहने के स्थान से थोड़ा से बगल में ही बनवाए थे। उनकी इतनी अच्छी सोच होती थी। यहाँ से जैसे कि हम समझते हैं कि जैसे हमारा मकान है तो इसके अगल बगल हम बनवाएंगे, क्योंकि हम उसको उस समय उनकी वो सोच होती थी कि वहाँ से हम देख सकते हैं वहाँ रहने वाले के लिए वहाँ क्या काम हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, क्या संग्रहालय में काम हो रहा है, ये सब मतलब उनकी सोच होती थी। ठीक है, इतना समझ में आया आपको? तो नहीं बढ़ा रहे हैं। देखिए 250 वर्षों का स्रोत, अगर स्रोत के बारे में समझे तो हम समझते हैं कि जैसे अंग्रेजों का यह मानना था कि जैसे इनका लेख मतलब रिकॉर्ड को रखना अच्छी बात होती है, और रखें और रूम बनाएं, जैसे कचहरी, सचिवालय, कलेक्ट्रेट ऑफिस, ये कई कोई सचिवालय में ये सब रखने का ये कोशिश रखते थे। ठीक है, बनवाए हैं, रखते थे। वही 20वीं शताब्दी में ये 19वीं शताब्दी में ये लगभग दिल्ली का, जब नई दिल्ली का निर्माण हो रहा था तो यहाँ उसके व्हाइट हाउस जो वहाँ के वायसराय जो रहते थे वहाँ के अपने नज़दीक क्षेत्रों में बनवाए हुए थे, जिसमें से क्या बनवाए थे, संग्रहालय और अभिलेखागार बनवाए थे। ठीक है, इधर समझ में आया? सर्वेक्षण सर्वेक्षण का महत्व। सर्वेक्षण का महत्व का मतलब क्या होता है जब हो जाता है, हम थोड़ा तेज पढ़ा रहे हैं क्या लगता है मुझे, आराम से बताएंगे आपको। ठीक, सर्वेक्षण का महत्व क्या होता है? सर्वेक्षण जो होता है, अंग्रेजों का यह मानना होता था कि अगर किसी भी देश या किसी भी राज्य या किसी भी देश पर अगर आक्रमण या हम अगर शासन करना चाहते हैं तो उसको सबसे पहले उसे जानना बहुत जरूरी हो जाता है। ठीक, उसको जानना क्यों जरूरी हो जाता है? क्योंकि वहाँ के बारे में हम समझेंगे कि वहाँ की मिट्टी की उर्वरता क्या है, मिट्टी मतलब फसल क्या होती है, वहाँ का मतलब वहाँ के जीव जंतु, वहाँ के पक्षी, वहाँ के रहने वाले जीव जंतु, ये सब के बारे में उनको जानना काफ़ी उत्सुक होते थे। क्योंकि भाई सही बात है, अगर हम कहीं अगर जा रहे हैं तो उनके बारे में अगर किसी व्यक्ति से हम मिल रहे हैं तो अगर हम जानना है तो उसके बारे में हम उसके बारे में जानेंगे, समझेंगे, उसके बाद ही हम बता पाएंगे ना कि कैसे क्या है क्या नहीं है। ठीक है, उनको भी यही मानना था, किसी भी देश में अगर शासन करना है तो पहले उस चीज को जानो, उस देश में समझो कि क्या कैसे है, उनकी जलवायु क्या है, उनकी पेड़ पौधे पक्षियों, ये सब के बारे में ये जानने की कोशिश करते रहते थे। ठीक है, वही 19वीं शताब्दी में इन्होंने ठीक है, चलिए ठीक है, पहले बताते हैं आपको। अंग्रेज जो थे, इनका कहना था किसी भी है तो मतलब इनका कहना मतलब ये था कि अगर किसी भी देश में अगर मतलब किसी देश को अगर चलाना है तो उसको पहले समझना बहुत जरूरी होता है। वही क्या हुआ कि 19वीं शताब्दी में 19वीं शताब्दी में ये 10-10 साल पे जनगणना जो है, जनगणना एक कह सकते हैं, जनगणना करने का एक प्रोसेस ये जारी किए थे कि जनगणना हम 10-10 साल पे कराएंगे। ठीक है, इनका 19वीं शताब्दी में जनगणना के प्रति जनगणना मतलब चालू किए हुए थे। इनका एक मुख्य उद्देश्य ये होता था अंग्रेजों को, सिर्फ उसमें अगर देश में अगर जा रहे हैं तो उनके बारे में जानिए, उनको समझिए, उनकी कितनी पॉपुलेशन है और क्या करते हैं, इनका व्यवसाय क्या है, ये सब काफ़ी उन लोगों को जानने की ज़रूरत होती थी। ठीक है, और इसीलिए इन्होंने ही कहा है ना ये सब पूरा।
अंग्रेजी ने, इसीलिए कहते हैं कि सर्वेक्षण जो होता है ये काफी जरूरी होता है। अब अधिकृत रिकॉर्ड से क्या पता नहीं चल सकता है भाई, बहुत कुछ पता चल सकता है। रिकॉर्ड से हमें बहुत कुछ जानकारी मिल सकती है। जैसे रिकॉर्ड कई प्रकार के होते हैं। सरकारी रिकॉर्ड जो होता है कुछ सरकारी चीज़ों के बारे में जानकारी रखता है, कुछ वैसे रिकॉर्ड होते हैं जो अदर क्षेत्रों के बारे में जानकारी रखते हैं, इसीलिए रिकॉर्ड को भी रखना काफ़ी ज़रूरी हो जाता है। ठीक, तो यही कुछ चीज़ें थी। और ये जैसे पेंटिंग के बारे में हम आपको बताते हैं। जो पेंटिंग बनाया जाता है जो देखने के लिए मतलब वो भी एक आकर्षकपन होता था। जैसे अंग्रेजों के जो इतिहासकार जो पेंटर लोग रहते थे वह जब लिखते या बनाते थे तो वह एक ऐसा लगता था अपने इंडिया के लोगों को, भारतीय लोगों को वह एक प्रकार से लूट खपोट वाले जैसे दिखाते थे, मतलब तुच्छ टाइप के दिखाने की कोशिश किया करते हैं। ठीक है, ये सब समझ में आया आपको? ठीक है, देखने के लिए धन्यवाद। सुधारने की कोशिश करेंगे हम।